यूपीएससी 2024 का जब पेपर लेगी तो पूछ लेगी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ANDI क्या है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। पेपर एनालिसिस नजरिया मेंस का, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त मेंस का नजरिया बनाए रखना काफी जरूरी होता है। स्वागत है आप सभी का आकार IAS यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज 1 अगस्त 2023 से हम एक नई इनिशिएटिव प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम हिंदी माध्यम वालों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम वाले कई बार चिंतित होते हैं कि हम करंट अफेयर का पोर्शन कहाँ से डील करें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, वहाँ से कौन से पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे हम उसके प्रयोग के द्वारा प्रीलिम्स और मेंस और एसए की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स होंगे जो किस पोर्शन में जाएंगे, या फिर अगर कोई एडिटोरियल संपादकीय हम पढ़ रहे हैं तो उसका कैसे यूज़ करें हम मेंस के आंसर राइटिंग में। इन सभी चीज़ों का जवाब आज से प्रत्येक दिन आपको यूट्यूब चैनल जो है आकार IAS का, उसके प्लेलिस्ट में मेंस की राह नामक प्लेलिस्ट आप सर्च करिएगा। उसमें आपको डेली एक के बाद एक मेंस की राह की प्लेलिस्ट में आपको एक पूरी श्रृंखला मिलेगी आज से 1 अगस्त से। और पिछली जितनी भी चीज़ें हुई हैं, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पिछली जितनी मेंस की राह की PDF तैयार की गई थी, PPT, वो वहाँ प्रोवाइड कराई गई है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आज से आप आकार IAS यूट्यूब चैनल पे भी इसको देखेंगे। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल ओपन किए हैं और पहली बार आपको यह वीडियो देखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की अन्य शानदार वीडियोस और शानदार एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस नज़रिया मेंस का, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त मेंस का नज़रिया बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है और यह मेंस एग्ज़ाम के लिए विटामिन्स की तरह काम करता है। डेली न्यूज़ पर आधारित एक माइंड मैप बनता है इसके द्वारा, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड आंसर राइटिंग। तो ट्रेन योर ब्रेन विथ रहबर नवाज। ठीक है, तो आइए इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। मेंस की राह देखने को मिलेगा, जो GS पोर्शन और साथ ही साथ ऑप्शनल एंड इसमें ऑडिटोरियल जो देता है संपादकीय, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलो परिभाषा ढूंढें। परिभाषा में अलग अलग शब्दावलियां आती हैं न्यूज़पेपर में, उसको निकाल करके हम उसकी परिभाषा ढूंढने के लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर इसमें आपको संपादकीय देंगे, संपादकीय से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसके इर्द गिर्द वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे बात की जाएगी, इम्पॉर्टेंट साइट्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसको सर्च कर सकें। ये जो हम डेली ट्रेंड एनालिसिस करेंगे इसमें हम सारी चीज़ों को ना बता करके सिर्फ आपको हेडिंग वाइज चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप सेल्फ काम करें, क्योंकि जब एक एस्पिरेंट स्वयं काम करता है इन दी गई बातों को लेकर के, वो स्वयं सर्च करता है तो ज़्यादा दिनों तक उसके दिमाग में वो बातें रह जाती हैं और वो एग्जामिनेशन में उसका प्रयोग आसानी से कर पाता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे राइटिंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला है मेंस की राह। मेंस की राह में मैंने आज के एक आर्टिकल से लिया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10 साल में बाढ़ और बारिश से लगभग 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। वहीं 2012 से 21 तक की ये जो बात कर रहा है 17,000 में, उसमें नुकसान जो कुल हुआ है फसलों, घरों सहित कुल नुकसान जो है आपका, यहाँ देखिए 2,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पे ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है। राजस्व खर्च है ये, जिसका कोई पूंजी निवेश नहीं है, उसी को राजस्व खर्च कहते हैं। तो ये
ऐसा खर्च है जिसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी इसको बचाया भी जा सकता था। तो हम जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत प्रबंधन को पढ़ते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, ये सारे डाटाज दिए हुए हैं। अगर हम 10 साल के एनालिसिस करके पाते हैं कि 17,000 लोग मर रहे हैं और लगभग 2,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ये रेशियो जो हमको मिल रहा है ये हमें प्रेरित करेगा कि भविष्य में हम किस तरह से इन खर्च जो नुकसान हुआ है, जो भविष्य में नुकसान होने वाला है, उसको रोका जा सके और वर्तमान की नुकसान से एनालिसिस करके हम भविष्य की तैयारी कर सके। तो ये डाटाज जो दिए हुए हैं अलग अलग केंद्रीय जल आयोग के, और मास्टर प्लान जो बन रहा है 2020 में मास्टर प्लान बना था इसके लिए, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए, फिर शहरी बाढ़ को लेकर के क्या भारत में समस्याएं हैं, तो उनसे संबंधित ये सारे आंकड़े जो दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उन्हीं पे प्रश्न आधारित है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदाओं के प्रबंधन में डाटा के महत्व पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। कुछ पॉइंट आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा और कुछ पॉइंट जो है आपको स्वयं सर्च करना पड़ेगा। ये जो अखबार मैंने मेनली उठाया है ये जनसत्ता अखबार है, ठीक है। यहां से आप आर्टिकल ले सकते हैं। ये हिंदी माध्यम के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह से है जनसत्ता, क्योंकि इसमें एड्स कम होते हैं और राजनीतिक विशेषता में ना पड़े हुए ये बच्चों के लिए और न्यूज पाठकों के लिए सही सूचनाएं और तटस्थ सूचनाएं पहुंचाता है, ठीक है। अगला है संपादकीय। संपादकीय में 2 संपादकीय आज आया हुआ है। एक है शिक्षण संस्थानों में सूखती संभावनाएं और दूसरा है कूटनीति के मंच पर नत्थी वीजा की जंग, भारत चीन संबंध। इसमें बात की गई है कि किस प्रकार से भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो शिक्षण संस्थानों से उम्मीद थी कि वो भारत की युवा आबादी को किस प्रकार से स्किल्ड बनाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के लिए एक मानवीय संसाधन में परिवर्तित करेंगे, वो इन परंपराओं को और इन दायित्वों को भूल चुके हैं जो भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति रही है कि हमारे वहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं और विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज भारत जब आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं तो उसके उच्च शिक्षण संस्थान जिस प्रकार से और जिस तीव्रता से उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम और बौद्धिक रूप से सशक्त युवाओं को उत्पन्न करना चाहिए था, उसमें ये काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उस पे एक ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है। तो उस पे आधारित एक प्रश्न है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये भी 150 शब्दों में है। फिर भारत और चीन संबंधों में अगर देखें तो वीजा सिस्टम को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे संबंधित हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत चीन संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक आर्थिक हैं, दूसरे सामाजिक हैं, तीसरे राजनीतिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित है। ये सभी चीजें हैं जो काफी इनको प्रभावित करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं गैर परंपरागत, जिनको बोलेंगे हम। परंपरागत रूप में तो यही सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन गैर परंपरागत चीजों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से चीन के लोग भारत में आ रहे हैं, भारत के लोग चीन में जा रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आप यूनाइटेड नेशन में कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें चीन सपोर्ट करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है। तो जो गैर परंपरागत मुद्दे हैं उनका वर्णन करना है। भारत चीन संबंधों को प्रभावित करने वाले गैर परंपरागत मुद्दों का वर्णन कीजिए। अब है चलो परिभाषा ढूंढें। एक ANDI रोबोट आया हुआ है, ANDI रोबोट, अभी आगे आपको उसका आर्टिकल मिल जाएगा। फिर फिल्म पायरेसी, ये आप जानने का प्रयास करें। फिल्म पायरेसी क्या होती है? अमूमन ये होता है कि अगर कोई फिल्म बन रही है तो स्क्रिप्ट काफी सीक्रेट रखी जाती है, लेकिन अचानक फिल्म के कुछ क्लिप बाहर जारी हो जाएं या उसके स्क्रिप्ट को मतलब अवैध रूप से सूचना लीक कर दी जाए तो वो फिल्म पायरेसी कहलाती है। उसको रोकने के लिए नया कानून बनने वाला है। संसदीय नियम 267 को पता करें। 0 FIR क्या होता है? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? बुनियादी उद्योग, इसमें मुख्यतः हमें 8 उद्योगों को जानना है, ठीक है। जैसे
जैसे सीमेंट उद्योग, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब इसमें आता है। संविधान का अनुच्छेद 239 ए ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, दिल्ली से। फिर निंदा प्रस्ताव, बंगाल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है मणिपुर में जो हिंसा हुई है। तो निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये जानने का प्रयास करिए। और ये सभी चीजें आपको मिली चलो परिभाषा ढूंढे में, ठीक है। अब अगला है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप, इंपॉर्टेंट साइट्स। इसमें भारत के और विदेशों के भी मिलते हैं आपको हमेशा। तो आज मोस्टली जो है इसमें वर्ल्ड लेवल के साइट्स को आपको मैप पे ढूंढना है। एक मलावी है, फिर दूसरा यूक्रेन, फिर नाइजर, क्योंकि मलावी का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है। यूक्रेन और रशिया का लगातार युद्ध चल ही रहा है। नाइजर में तख्ता पलट हुआ है, सेना राष्ट्रपति बन गया है, और जो राष्ट्रपति थे लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए उनको नजरबंद किया गया है। हेलेंस्की भी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की गई थी स्वीडन में कुछ दिनों पहले। तो अब डेनमार्क ने कहा है कि हम पवित्र ग्रंथों के सम्मान के लिए एक अलग से कानून बनाने का प्रयास करेंगे। मनीला भी जिक्र आया है पेपर में, और कोलंबो का भी आया है, ठीक है, ये भी पता करिएगा। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, बिल्स, योजनाएं और ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है। इसमें आपको चलचित्र संशोधन विधेयक देखना है 2023, यही फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए लाया गया है। केंद्रीय जल आयोग, इसने पूरा क्लियरिफाई किया है कि बाढ़ से कितना नुकसान होता है। सीबीआई तो हमेशा चर्चा में रहता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करिए कि इसमें कितनी कंपनियां हैं, कितने मेन कंपनियों का शेयर ये जो शो करता है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनमें से एशिया में स्थापित होने वाला प्रथम कौन है, कौन ज़्यादा कंप्यूटरीकृत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करिए। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी कहाँ इस्टेब्लिश हुई, कब इस्टेब्लिश हुई, इसका काम क्या है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, कोई रिपोर्ट जारी करती है कि नहीं करती है, इस प्रकार से आप जांचें। फिर एसए के लिए देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहा हुआ है कि जो दूसरों की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता वह अपनी नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी खो देता है, ठीक है। तो अब ये आपको एस्से के कोटेशन में पॉलिटी से रिलेटेड जो एस्सेज आएंगे वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जो आएगा कि किस प्रकार से भारत चीन संबंधों में चीन को समझना चाहिए कि भारत के भी मुद्दे जो हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें क्या होगा, वही होगा कि जो दूसरे की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता वो अपनी स्वतंत्रता का नैतिक अधिकार भी खो देता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं कई एशेज में। अब यहाँ पे पूरा विस्तार से हमने दे दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप विस्तार से इन आर्टिकल्स को पढ़िए। यहाँ भारत चीन संबंध के बारे में, शिक्षण संस्थानों के बारे में, फिर मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए और कई सारी याचिकाओं को नत्थी करके एक साथ सुनवाई प्रारंभ कर दी है। कोर्ट ने कई सारे प्रश्न बहुत कड़े उठाए हैं, राज्य पुलिस जांच ना करे क्योंकि उसने 2 महिलाओं को दंगाइयों के हवाले कर दिया था। फिर कोर्ट ने कहा प्राथमिकी दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे, एफआईआर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 24 जून को क्यों पहुंची, ठीक है, ये सारे सवाल थे इनके। फिर इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाई। आखिर बच्चे खतरे में क्यों हैं, ये न्यूज संबंधित है भारत के में बच्चों के लगातार गायब होने से, ठीक है। जैसे यहाँ कह रहा है रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 22 के बीच देश भर में बहुत सारे बच्चे गायब हुए, लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश में बच्चों की तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए, यानी अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित ये है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर है रोबोट जिसे आता है पसीना छूटती है कपकपी, उसका नाम यहाँ देखिए ANDI रखा गया है, ANDI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यहां पे इसका फुल फॉर्म दिया है, देखिए इसका फुल फॉर्म है एडवांस न्यूटन डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, एडवांस न्यूटन डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, इसी को ANDI कहा जा रहा है। रोबोट ये काफी फेमस है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यूपीएससी 2024 का जब पेपर लेगी तो पूछ लेगी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ANDI क्या है, ठीक है,
तो इस तरह से आप देखें, कृत्रिम मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है, किस प्रकार से अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन, और इस प्रकार से आप जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी महत्ता बढ़ गई है कि अब चीन सुप्रीमेसी इसमें दिखा रहा है, अमेरिका पिछड़ रहा है, तो फिर भारत को भी कहीं ना कहीं, जब वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, तो उसको भविष्य में आने वाली तकनीकों के प्रयोग और उसके लाभ को उठाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और अब तक वर्तमान सरकार क्या कर रही है, उस पे एक पूरा पोर्शन आपको तैयार कर लेना चाहिए। ये भी जीएस पेपर 3 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नाइजर के राष्ट्रपति को 1 सप्ताह में बहाल नहीं किया गया तो बल प्रयोग करेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने यहाँ पे नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ है उसके खिलाफ आक्रोश दिखाया है। यूक्रेन हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूरोप आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी किसी भी प्रकार का युद्ध यूरोप बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए यूरोपीय संघ बात कर रहा है। और उसकी अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस विवादित दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे को अमान्य घोषित करने वाले यूरोपीय संघ के वर्ष 2016 के मध्यस्थता फैसला को दोहराते हुए सोमवार को चेताया कि यूक्रेन हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूरोप पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ही प्रयोग डायरेक्ट आप दक्षिण चीन सागर पर विदेश या अमेरिका या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का क्या सोचना है वो आप डाल सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर कोलंबो का एलिफिंस्टन थिएटर श्रीलंका और भारत के बीच सिनेमाई सेतु है, यानी द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे आर्थिक कारण होता है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तो वैसे ही फिल्मी कारक भी होता है, क्रिकेट भी होता है, खेल भी प्रभावित करता है। जैसे भारत पाकिस्तान के संबंधों में खेल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कहा जाता है कि खेल का प्रयोग करके हम भारत पाकिस्तान के संबंधों में कुछ सुधार ला सकते हैं। वैसे ही सिनेमा के क्षेत्र में जो है भारत और श्रीलंका का संबंध, जहां धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सेतु को पार करते हुए श्रीलंका पहुंचे थे और वहां से भारतेश्वरी मां सीता को लेकर के पुनः वापस आए थे अयोध्या। तो इस प्रकार से कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है उससे भारत के प्राचीन संबंध हैं और इन प्राचीन संबंधों को देखते हुए उसमें एक अध्याय जो है सिनेमा का भी है, ठीक है। उसमें कोलंबो एलिफेंट्स थिएटर का काफी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसकी स्थापना एक भारतीय कारोबारी ने की थी, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। हर दिन आपको ये एपिसोड मिलेगा, तो ज्वाइन करिए आकार आईएएस लखनऊ सेंटर, गोमती नगर सेंटर, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ प्रोवाइड होंगी एक बेहतर एनालिसिस के साथ, बेहतर फैकल्टीज के साथ। अगर आप किसी भी प्रकार की सूचना या क्वेरीज चाहते हैं तो 9129033494 पे संपर्क करें और हर प्रकार की सूचना आप ले सकते हैं, चाहे वो आरओ टेस्ट सीरीज और मेंस कैश कोर्स हो या फिर यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज हो 2023 का, या 2024 के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए रहबर नवाज के साथ आकार आईएएस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।